नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में, जिसका मैंने अभी नाम बदलकर डॉक्टर के खान सोडा हेल्थ कार्ड कर दिया है। दोस्तों, हम बहुत टाइम से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो जो आपके डेली रूटीन में जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हम लोग बना के लेके आते हैं। उम्मीद करता हूं जो वीडियो हमने बनाए हैं उस वीडियो को आपने देखा और उस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम दोस्तों इसी कड़ी में आज का जो वीडियो लेके आए हैं, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बीमारी चल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ दे रही है, डेंगू की बीमारी के बारे में आज हमारा वीडियो है। डेंगू की बीमारी में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फॉल्स और ट्रू वाले जो होते हैं, जो लोगों को बताया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपके प्लेटलेट नहीं गिरेंगे, आप ये करेंगे तो आपके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। इस तरीके के बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो डेंगू के बुखार में लोगों के बीच में फैली हुई है। आज हम कोशिश करेंगे कि उस भ्रांतियों को आपसे दूर कर सकें। हम डेंगू फीवर के 2 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको डेंगू के बुखार में कौन सी चीजें करनी चाहिए। दूसरा जो वीडियो हम डेंगू के बुखार के ऊपर लेके आएंगे उसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सी जो गलतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए डेंगू के बुखार में। अब दोस्तों चलते हैं आज के पहले वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपको ये बताने जाएंगे कि आपको डेंगू के बुखार में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे आप गलतियां करते हैं, कहाँ पे आप जो है खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और वहां पे आप मात खा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान एक बार वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ कार्ड में। एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नए इंपॉर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो है डेंगू बुखार में आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको जब 2-3 दिन तक बुखार आता है, बहुत ही तेज बुखार हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बुखार कभी कभी लो या माइल्ड ग्रेड का भी हो सकता है। उसके साथ में आपको सीवियर बॉडी एक होगा, यानी आपका सर बहुत तेजी से दर्द करेगा, आपको कमर बहुत ज्यादा दर्द हो सकती है, पैर की पिंडलियां जो है उसमें बहुत ही तेज दर्द हो सकता है, बहुत ही ज्यादा थकावट हो सकती है। तो ये डेंगू के छोटे मोटे शुरुआती लक्षण होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ये सीजनल भी होता है, इसकी एक सीजन होती है जो आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने में डेंगू के जो पेशेंट जो होता है वो आपके ज्यादा होते हैं। तो अगर इन सीजन में आपको इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको मोटे मोटे तौर पर ये समझ जाना चाहिए कि ये डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना है, उससे पहले आप घरेलू नुस्खे कुछ अपना सकते हैं, कुछ घरेलू मेडिसिन ले सकता है, जिससे आप जो है डेंगू से, अगर आपका डेंगू का इतना असर नहीं है, वायरल लोड अगर ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आप उससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको डेंगू के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ओवर द काउंटर जो मेडिकल है वहां से आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स ले सकते हैं। कुछ प्राइमरी तौर पर आप एजिथ्रोमाइसिन टाइप की एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का डोज 24 घंटे में एक होता है और पैरासीटामोल 650 mg अगर आप अडल्ट हैं तो दिन में 2 से 3 बार, जरूरत पड़ने पर 4 बार भी इस मेडिसिन को आप रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बुखार आपको ज्यादा तेज है तो फिर आपको जो है कोल्ड स्पंजिंग की सलाह दी जाती है, यानी आप गीला कपड़ा जो है वो शरीर पे घुमा सकते हैं। सूती का कपड़ा हो तो सबसे अच्छा है, भिगो करके आप अपने शरीर पे भिगोते रहिए, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है। दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन लेने की सलाह दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप जो है पानी पिए या फिर लिक्विड चीजें ज्यादा लें, जिससे आपका बुखार जो है वो कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपके शुरुआती सिम्टम से जब आपका डेंगू फीवर आगे बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारी तकलीफें जो है वो होने लगती हैं। यानी अगर आपका बुखार 2-3 दिन के बाद में अगर ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे करके आपके बुखार का ग्रेड जो है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत ही सीवियर बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर आपको बैक एक हो रहा है, या फिर आपको काफ में या पेन लिम्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको जो एडवाइस करे उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली आपको पहले कुछ टेस्ट एडवाइस किया जाता है।
टेस्ट एडवाइस करने के बाद में आपको मेडिसिन की सलाह दी जाती है। टेस्ट में आपके सबसे पहले वो सीबीसी कराएंगे, उसके बाद में मलेरिया का टेस्ट करा सकते हैं, मलेरियल पैरासाइट कार्ड टेस्ट, उसके बाद में डेंगू का कार्ड टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम से फीवर वगैरह है तो आपको टाइफाइड के टेस्ट भी कराने को बोला जा सकता है। फिर अगर सिम्टम्स ज्यादा हैं, अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग, मितली, पेन एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैसियस एब्डोमेन इस तरीके के सिम्टम्स ज्यादा हैं, या फिर आपके अगर बॉडी के पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंडरनेस या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ फ्लूइड का जमा हो जाना इस तरह का, तो वहां पे आपको LFT लिवर फंक्शन टेस्ट और साथ में क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल भी कराया जा सकता है, जिससे आपके अगर पता चलेगा लिवर में अगर कोई सूजन तो नहीं है। अब दोस्तों, ये डॉक्टर टेस्ट कराने के बाद में जैसे कि आपके रिपोर्ट में अगर आपको डेंगू का पॉजिटिव आ जाता है, NS1, IgM या IgG कोई भी वेरिएंट, अगर डेंगू का आपके पोस्ट जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, साथ ही साथ अगर आपके प्लेटलेट जो है वो लो आता है, कई मामलों में देखा जाता है कि आपके प्लेटलेट इतने लो नहीं होते हैं, जनरली अगर 1 से 1.5 लाख तक अगर लोअर साइड भी प्लेटलेट है तो डॉक्टर आपको होम के लिए, घर के लिए कुछ ट्रीटमेंट आपको ओरली लिख के भेज सकता है। घर पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद में आपको सीबीसी जो है वो रिपीट करानी होती है। 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती है, साथ ही साथ पैरासिटामोल की गोलियां दी जा सकती हैं 650 mg की। कुछ आपको वाइटल मैनेज करने के लिए कुछ फ्लूइड दिए जा सकते हैं, जैसे इनर्जल हो गया, इलेक्ट्रोल हो गया या फिर ग्लूकोन डी का वाटर हो गया। आपको कुछ जो है मल्टीविटामिन सिरप पीने के लिए या फिर मल्टीविटामिन टैबलेट दी जा सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ एडवाइस की जाती है, आपको अगर ज्यादा बुखार आता है तो टैबलेट के अलावा आप कोल्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ज्यादा कड़क चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आपके प्लेटलेट कम होते हैं तो प्लेटलेट जो होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर खून को हेमोरेज की टेंडेंसी उसको रोक के रखते हैं। जैसे आपके प्लेटलेट कम हो जाता है तो बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको ब्लड का लीकेज होना या हेमरेज होने की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें आपके नाक से नक्सीन निकल सकती है, मसूड़े से खून निकल सकता है, आपके टॉयलेट के साथ या फिर पेशाब के साथ में ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है। एक बार अगर हम गिरते हैं, चोट लगते हैं या फिर नाखून से खुरदते हैं तो भी आपको वहां पे ब्लीडिंग होने की संभावना देखने को मिल जाती है। आप 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट लेके घर जाते हैं, अगर आपको रिलीफ मिल जाता है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर को दोबारा दिखाइए, डॉक्टर आपको कम से कम दवाई देगा। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है और आपकी जो कंडीशन है और ज्यादा वर्स हो जाती है, खराब हो जाती है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपके टेस्ट रिपीट कराएगा, जिसमें आपके सीबीसी कराते हैं, LFT कराते हैं, उसके बाद में जो है और भी टेस्ट जो होते हैं, यूरिन के टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गया, USG सोनोग्राफी वगैरह ये सब कराते हैं। फिर उसके बाद में आपको वहां पे सलाह दी जाती है, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट आपका डिसाइड किया जाता है। अगर आपके प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, साथ ही साथ अगर आपके LFT में जो है HCOT और HGPT का लेवल है बहुत बार कई बार देखने को मिलता है कि बढ़ जाता है, किसी किसी केस में आपके एल्बुमिन जो है उसकी मात्रा भी जो है आपके उसमें टेस्ट में घट जाती है। जब सोनोग्राफी कराते हैं तो आपको सिरोसाइटिस की कंडीशन कई मामलों में देखने को मिलती है, जिसमें आपके पेट के अंदर गंदे पानी का भराव उसको बोल सकते हैं वो हो जाता है, जिसके कारण आपके फेफड़ों के नीचे भी कई बार जमा हो जाता है। जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, उस कंडीशन में आपको डिस्निया या फिर सांस लेने की तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। ज्यादा पेट में पानी के भराव से, लिवर में ज्यादा सूजन की वजह से आपको कंसिस्टेंट जो है वो वॉमिटिंग, नोजिया या फिर पेन एब्डोमेन का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर आपको स्ट्रिक्टली सलाह दी जाती है कि आपको बहुत ही ज्यादा कड़क चीज नहीं खानी है, ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, फ्रूट ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, पेन एब्डोमेन नहीं है तो सेमी सॉलिड आप खिचड़ी, दलिया इस तरह के जो खाने हैं, उपमा वगैरह हो गया, वो आप ले सकते हैं और खुद को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। इस तरीके की सलाह आपको दी जाती है। अब दोस्तों, डॉक्टर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डेंगू में नहीं करने के लिए बोला जाता है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको कोई भी मेडिकल से जब आपके सिम्टम्स या आपके रिपोर्ट बहुत खराब हो तो आपको कुछ भी मेडिसिन, पेन किलर है वो आपको मेडिकल से नहीं लेनी है। कई बार देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो पेन किलर मेडिसिन ओवर द काउंटर ले लेते हैं, जिसमें आपके डाइक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया या फिर डिस्प्रिन की मेडिसिन हो गई। दोस्तों, ये सारी की सारी मेडिसिन जो है एंटी प्लेटलेट होती हैं, आपके प्लेटलेट को और कम करने की कोशिश करती हैं और कम करने में मदद करती हैं, जिसके कारण आपकी हेमोरेजिक टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा इन सब पेन किलर्स को आपको डेंगू में अवॉइड करना है। डॉक्टर आपको नॉर्मल पैरासिटामोल की टेबलेट दे सकता है या फिर अगर ज्यादा पेन है तो आपको ट्रामाडोल या
टेपेंटाडोल की मेडिसिन आपको दी जा सकती है। आपको इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती है। अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग नहीं है तो आपको ओरल दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है पेन किलर के मामले में। बुखार के लिए आपको सिर्फ पैरास्टामोल की टेबलेट ही लेनी है, ये आपके लिए सेफ है। डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, निमोसिलाइड, डिस्प्रिन, ये सारी की सारी मेडिसिन आपको डेंगू के मामले में नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा दोस्तों, आपको कुछ भी चीज बिना डॉक्टर के पूछ के नहीं खानी है। हैवी चीज, जैसे आप कोई बहुत हैवी चीज, जैसे कोई ऐसी मिठाई है या फिर आपने कुछ ऐसी कड़क चीजें वो चबा के खाने की कोशिश की है, या फिर आपने कड़क रोटी खाई है। आप जैसे बहुत सारे लोगों को देखा जाता है राजस्थान और ऐसे एरियो में जो बाजरी का सोगरा खाने की जो ये नॉर्मली इसमें ये कंडीशन होती है कि सर्दी के मौसम में बाजरी का सोगरा खाया जाता है, बहुत ही कड़क होता है। तो ऐसी चीजें खाने से आपके आंतों के अंदर लेसरेशन हो सकता है, चीरा लग सकता है। हल्का सा भी माइनर चीरा लगने की वजह से आपके प्लेटलेट जब कम होते हैं तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और आपको वहां से हेमरेज हो सकता है। टॉयलेट के साथ में आपको ब्लीड हो सकती है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। दूसरा, जब आपके प्लेटलेट बहुत कम होते हैं तो आपकी बीपी भी कई बार जो है वो बहुत ही गिर जाती है। सिनकोप की कंडीशन या फिर हिमोरेजिक जो या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम की आपकी कंडीशन हो जाती है। उसमें जब भी आप बेड से खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से जब आप गिरते हैं, आपके अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है या बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाती है तो वहां से ब्लीडिंग होने की संभावना 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। आपके ब्लीडिंग अगर वहां से स्टार्ट हो जाती है तो वो आपके बॉडी रोक नहीं पाती है। तो इसके लिए आपको बेड से उतरने के लिए, ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए भी मना किया जाता है। आपको ज्यादा खेलना नहीं है, ज्यादा दौड़ नहीं लगानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। डॉक्टर आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने की सलाह देगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेना है। आपको कोई भी कड़क चीज नहीं लेनी है जिससे आपके नुकसान हो सके। दोस्तों, बहुत सारे केस में देखा गया है, जो गांव के लोग हैं या फिर सिटी में भी ये बात जो है बहुत लोगों तक पहुंच गई है। लोग बोलते हैं कि आपको पपीते के पत्ते का जूस बना करके पीना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस चीज के लिए अवॉइड करूंगा, इस चीज को आपको मना करूंगा, क्योंकि पपीते के पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं। जब आप पपीते के पत्ते का जूस पीते हैं और अगर आपके हेपेटोमेगली है, हेपेटाइटिस है, लिवर के अंदर सूजन है या फिर पेट के अंदर पानी का भरा हुआ है, गंदे पानी का, जिसको हम सिरोसाइटिस बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आप पपीते के पत्ते का जूस पीते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपको वॉमिटिंग ज्यादा हो सकती है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले में आपको ज्यादा फ्रूट खाने चाहिए। पपीता का आप जो फ्रूट है वो आप खा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज जो है आपके प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद नहीं करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंट आपके डेंगू के वायरस की वजह से प्लेटलेट बनाने में बना हुआ है, जैसे डेंगू का वायरस खत्म होता है आपकी बॉडी प्लेटलेट बनाने लग जाती है और आपके प्लेटलेट की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में जो चीजें आपको डेंगू के मामले में नहीं करनी चाहिए, डेंगू के बुखार में नहीं करनी चाहिए, उसका मैंने आपको चार्ट आपको मैंने इसमें लगा दिया स्क्रीन पे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको आगे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता लगेगा कि ये चीजें हमको डेंगू के बुखार में नहीं करनी चाहिए। हम इसका अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे डेंगू के बुखार में आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिले और आप उसका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि इसका अगला जो पार्ट है डेंगू के मामले में या डेंगू के बुखार में आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिल सके, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्दी मिल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए